ठीक है। क्या है प्रियम्बल? क्या चीज है भाई? प्रस्तावना। प्रियम्बल सर हमारे संविधान का एक इंट्रोडक्शन है, जिससे देख के आइडिया हो जाता है कि हमारा संविधान के मूलभूत आदर्श क्या है और किन मूल्यों पर हमारा संविधान बना है। भारत में जो रूलिंग है, हाँ। जो शासन है, वो उसका आधार क्या है, किन आधारों पे हमने अपने देश को चला रहे हैं। और कोई कुछ कहना चाहेगा? सर संविधान प्रस्तावना संविधान का सार है सर। हाँ हाँ, सार। और कुछ? सर प्रियम्बल ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन सर बनाए थे। नहीं, है क्या? मतलब अगर आप प्रियम्बल देखेंगे तो क्या हो सकता है? सर ये सर इंट्रोडक्शन और प्रीफेस है सर, मतलब एक तरीके से इंट्रोडक्शन। हमारे संविधान। अच्छा, ये कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है? ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है सबसे ज्यादा ये? सर फंडामेंटल राइट में सर। नहीं, इसमें एक ये बात बोली गई है कि जब कभी सर भी। हाँ बोलिए 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 बोलिए। सर जब नहीं कभी सर, कोई आप अमेंडमेंट होगा सर, बोलिए। अमेंडमेंट में सर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है सर। सर क्वेश्चन रिपीट नहीं। कर देंगे क्या एक बार? अभी भी मैं ज्वाइन हुआ। प्रियम्बल कहाँ कब इस्तेमाल हो सकता है? प्रियम्बल का सबसे ज्यादा यूजेस कहाँ पर है? प्रियम्बल सबसे ज्यादा यूज कहाँ हो सकता है? सर जब भी कोई भी सर, जब लॉ मेकिंग सर प्रोसीजर होता है, उस समय भी सर प्रेमबल का सर काफी ध्यान रखा जाता है सर। लॉ मेकिंग प्रेमबल के हिसाब से लॉ मेकिंग नहीं, लॉ मेकिंग में नहीं। जब भी इंटरप्रिटेशन होती है, अब इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज क्या, कौन? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का काम क्या है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मेन काम होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ या इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना? कि जो लिखा हुआ है उसको ठीक से पढ़ पा रहे, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। ठीक है? जब कभी भी ऐसा कुछ आता है संविधान में जो जो कुछ क्लियर नहीं हो रहा होता है, और जब संविधान में कुछ दिया हुआ कि चीज उनको क्लियर ना हो, तो उसके लिए हम प्रियम्बल की हेल्प ले सकते हैं। ये बेसिकली प्रियम्बल का मेन मकसद है वो। ठीक है, इंट्रोडक्शन है कुछ, एक जैसे किताब का प्रीफेस होता है कि भाई पहले पन्ने पढ़ के एक पूरे संविधान के आइडिया ले लेते हैं। लेकिन जब भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दिक्कत आएगी किसी कानून को समझने में, समझाने में, या किसी चीज को इंटरप्रेट करने में, तो वो प्रियम्बल का हेल्प लेगा वो। ठीक है? अच्छा, ये कहाँ से लिया गया है? सर इंडिया, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन सर। ठीक है, अमेरिका से लिए। पहला प्रियम्बल जो है अमेरिका में बना था। और ये लैंग्वेज कहाँ से ली गई है? हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया से सर। ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया। शुरुआत इसकी कैसे होती है? हम भारत के लोग। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा प्रियम्बल शुरू बना कैसे, कहाँ पे, कब आया? सर जब पहले जवाहरलाल नेहरू ने जब उसमें असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सबसे पहले इसको यूज किया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, हाँ। क्या किया था सर? 13 दिसंबर शायद। 13 दिसंबर 1946। यस सर, तो उसमें उद्देश्य का प्रस्ताव लेके आए थे वो। अब हाँ, उद्देश्य का प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है? और ठीक है, ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई छोटे छोटे एग्जाम्स में आया हुआ है सवाल। ये है कि जो प्रियम्बल है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से पहले इंट्रोड्यूस किया था, जो बाद में प्रियम्बल बनता है वो। ठीक है? कौन लेकर आए थे? नेहरू लेकर आए थे। ठीक है? ठीक है। अच्छा, अब यहां से शुरू होता है। सबसे पहला पैराग्राफ जो है, वैसे तो आप चलो याद कर लिया होगा, नहीं कर लिया होगा, लेकिन स्टार्ट कैसे होता है? ये पहला जो पैराग्राफ है उद्देशिका का, प्रेमबल का। हम भारत के लोग भारत को संप्रभु, हम एक मिनट, हम भारत के लोग भारत को, ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये तो शुरुआत हो गई है। ठीक है? एक बात सवाल इसमें भी पूछा गया था, वी द पीपल ऑफ इंडिया। खैर, इसके बाद ना जो 5 शब्द हैं, ठीक है, वो उनका सीक्वेंस सही बता दीजिएगा। सर सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, हाँ, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। हाँ, ठीक है। और बताइए, हिंदी बता दीजिए। सर संप्रभु, सामाजिक। संप्रभु, सामाजिक। सामाजिक। हाँ 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 हाँ, बोलिए। संप्रभु, पंथनिरपेक्ष, अरे प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। संप्रभु के बाद क्या आता है? संप्रभु, समाजवादी। हाँ, समाजवादी। और पंथनिरपेक्ष, फिर प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। नहीं, लोकतांत्रिक गणतंत्र। लोकतांत्रिक गणतंत्र। हाँ, ठीक है, लोकतांत्रिक गणतंत्र। चलिए, अब पहले ये सबको पता ना, ये 5 ये शब्द, ये आपको याद हो गया ना? ये S3DR,
सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। हिंदी में क्या, प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और हाथ में रिपब्लिक आ गया, ठीक है, गणतंत्र। पहला शब्द जो है सोवरेन, उसका एक सवाल पूछा जाता है, यूपीएससी में पूछा गया था कि किसी भी देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो क्या होता है, क्या होना चाहिए किसी सर भी ये सोवरिजन संप्रभु। संप्रभुता। इसका मतलब क्या है, सोवरेन सर, क्या मतलब है इसका? सर कंट्री के पास सर- खुद को डिसीजन लेने की पावर। खुद के डिसीजन लेने पावर, ठीक है। आपसे 4 ऑप्शन पूछेगा, बोलेगा कि यार डेमोक्रेसी होना चाहिए, रिपब्लिक होना चाहिए, ये वो होना चाहिए, कुछ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कि वो अपने फैसले खुद ले सके, ठीक है, सोवरेन, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो इंडिया क्या सोवरेन कंट्री है? यस सर। कैसे है भाई? अभी तो एक बार डिबेट हुई थी, तो किसी एक पार्टी की प्रवक्ता ने बोला था कि हिंदुस्तान जो है 99 साल के लीज पे मिला है, आजादी मिली है। तो जिस कंट्री को लीज पर मिल सकती है 99 साल की आजादी, तो उसको सोवरेन कहा जाएगा? सर वो उनका कथन मिथ था सर, मतलब हम्म। पूरी तरीके से मतलब वो सच नहीं था, वो गलत, मतलब ठीक है। मतलब आधी ठीक है। अधूरी नॉलेज के साथ वो बोले ठीक थे। है, तो मतलब कि अगर अगर हम देश आजाद है, इसका मतलब है कि वो तभी आजाद है कि जब वो पूरे फैसले ले रहा है वो, ठीक है। जी तो सर। कभी अगर आपको इस बात को काउंटर करना हो तो आप ये बोल दो कि भैया हमारे संविधान में लिखा है कि हम सोवरेन है, ठीक है, मतलब हम अपना फैसला पूरा ले सकते हैं। और अगर लीज में लिया होता तो फिर हम ये बोलते हैं कि भाई तो क्या ब्रिटिश जो शासन का है उसको उसका उससे हम लोग वो अपना जो भी कानून पास कराएंगे, ठीक है। तो ये आपका सोवरेन हो गया। सेकंड आता है आपका समाजवादी, लेकिन इससे Secular. पहले हाँ, उससे पहले एक सोशलिस्ट। सुनिए 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 सुनिए, सवाल क्या आता है? सवाल ये आता है कि मूल संविधान में कौन कौन से शब्द हैं? इतनी 5 में से कौन कौन सा मूल संविधान ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहे हैं? सर सर समाजवादी वर्ड सामाजिक नहीं और था पंथ सर। निरपेक्ष को छोड़ करके, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष को छोड़ करके बाकी मूल संविधान में 3। ठीक है, ठीक है। तो खाली सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द नहीं आए, ये कब आए? जी, कब आए? 46 जो अमेंडमेंट सर, 1900 1976। कौन सा? हाँ 46 42वें संशोधन में, 42वें 42 42वें 42nd, ठीक है, 42nd संविधान संशोधन में आए जो 1976 में होता है। कौन कराता है इसे? सरदार संशोधन कमेटी सर, कमिटी नहीं, प्रधानमंत्री इंदिरा कौन? गांधी। इंदिरा गांधी। इंदिरा इंदिरा गांधी गांधी। सर, हाँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये फर्क समझना है आपको कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा जा रहा है कि जो आजकल कॉन्स्टिट्यूशन है तब का है, ठीक है। प्रियम्बल में कितने बार अमेंडमेंट हुआ है? एक बार। एक ही बार हुआ है, ठीक है, वो भी 1976 में हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं आगे। समाजवादी, समाजवादी का मतलब क्या होता है? सर समाजवादी सब दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव समाजवाद भी होता है, नेगेटिव समाजवाद भी होता है। और समाज धर्मनिरपेक्ष सर समाजवाद। इन सिंपल सेम सर, अचीवमेंट्स ऑफ सोशलिस्ट गोल्स थ्रू डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशनरी। और क्या हो सकता है? बाय सर- नॉन वायलेंट मींस। नहीं, वो तो कम्युनिज्म आप देख लो, वो तो मार्क्सिस्ट तो बोलते ही है कि हथियारबंद क्रांति होनी चाहिए, तो उनका तो यही एजेंडा ही है। और बताइए। सर समाजवाद मतलब कि बैक हैंड से गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी चीजों को, पर खुद की चीजें करने की आजादी रहेगी लोगों में। अगर मैं वीडियो देखे ही नहीं आपने, पता है वाला, अगर आपने वीडियो देखा हो तो मैं कितने बार समझाया हुआ इस बात को यार। पता है आप लोग को, मुझे लगता है कि आप पीडीएफ पढ़ लेते हो, वीडियो सुनते नहीं हो। तो ये सब बातें इतनी अच्छी तरह समझाई हुई है ना, वो मुझे पता है कि वो पीडीएफ में नहीं लिखी हुई है, तभी आप लोग फंस रहे हो। सच कह रहा हूँ, बताओ, जी सर। है ना? मैं कितने कह के गला सूख गया यार, वीडियो सुन लो सुन लो, इतने 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 आप लोग डेटा लेते हो, अनाप शनाप वीडियो सुनते रहते हो, देखते रहते हो यार, जो काम की चीज हो तो पढ़ते ही नहीं हो। आपको कहीं पर भी सोशलिस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं था ही नहीं वो। मैंने हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट लेकर समझाया मैंने आपको वीडियो में अपने। पर ये वो तो नहीं है वर्ल्ड वॉर 2 रशिया से जो लिया गया था कि सभी को एक तरीके से, आप मतलब जो लोग एक चीज बताओ, सुनो मेरी बात। आप लोग हमेशा बस सफलता को जो ढूंढ रहे हो ना, दाएं बाएं इधर उधर ऊपर नीचे करके, यूट्यूब में टॉपर्स के वीडियो सुन सुन के इधर उधर कर रहे हो, किताबें खरीदे आ रहे हो, नहीं मिलेगी सफलता। जो चीज मैं आसानी से देने की कोशिश करता हूँ, आप लेने की कोशिश नहीं करते हो। मैं क्या तक भैया वीडियो सुन लो, वीडियो सुन लो, वीडियो सुन लो, क्योंकि मुझे पता है कि जो लेक्चर मैं, कम से कम जो लेक्चर मैं डिलीवर कर रहा हूँ, मुझे पता है कि वो पीडीएफ से, जो पीडीएफ में लिखा है उसके 3 गुना मैं समझाता हूँ। मुझे पता है कि आप कहाँ फंसोगे। अरे यार ऐसे सर ये थोड़ी फ्रांस से इंटरव्यू दिया रिलेटेड हुआ है। है अरे यार तो सुनो, पहले आप मेरी बात सुनो, आप लोग मेरे मतलब वो बात को भटकाओ नहीं पहले आप। अब बात को मत भटकाओ आप, ये तो
समाजवादी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कॉन्सेप्ट समझो। वीडियो सुन लो, चाहे फास्ट फॉरवर्ड करके सुन लो, इतना भी कोई जरूरी काम नहीं कर रहे हो आप। अब पढ़ाई से ज्यादा जरूरी काम कुछ नहीं कर रहे हो आप। लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया है, पढ़ा, पैसे दिए हैं, और पैसे दिए तो मतलब कि उस पैसे की वैल्यू भी कीजिए। मैं करता हूं तो इतना परेशान होके, तो आप शायद आपके लिए वो 4,000 रुपए कोई मैटर नहीं करते होंगे, लेकिन मैंने लिया है तो मैं आपको जितना मैंने कमिटमेंट किया उससे ज्यादा देने की कोशिश कर रहा हूं मैं आप लोगों को। प्लीज वीडियो सुन लो, आपका भला होगा इसके अंदर, क्योंकि आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो आप नहीं सुन के। पीडीएफ में मैंने बहुत लिमिटेड चीजें रखी हैं, और पीडीएफ लिमिटेड करने का सिर्फ एक ही मकसद मेरा था कि मेरे पास स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो लोग जॉब करते हैं, और मैं चाहता नहीं था कि मैं इतने बड़े बड़े पोथी पत्थरा टाइप करके दे दूं जो कि आप लोग पढ़ भी ना पाओ। मेरा मतलब था कि पीडीएफ इतना कॉन्साइज करेंगे कि जल्दी रिवीजन हो जाए, और उस पीडीएफ को एक्सप्लेन हम वीडियो के माध्यम से करेंगे। ये है मेरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो वीडियो अलग है, पीडीएफ अलग है, दोनों को समझिए इस बात को, ठीक है। चलिए अब आगे से थोड़ा देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, फास्ट फॉरवर्ड करके सुन लीजिएगा। समाजवादी सोशलिज्म देखिए, अगर आप कितना बढ़िया था यार, 15 मिनट मैंने समझाया था उस लेक्चर में। पूंजीवाद है, कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म कब आया, पूंजीवाद कहां से, यहां से शुरू किया था मैंने, बताइए उस चीज को। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू किया, सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये बताया था। ये सब आपके पीडीएफ में कहीं नहीं दिया हुआ है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति स्टार्ट होती है 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में, ब्रिटेन में शुरू होती है। याद रखना, ब्रिटेन में पूछा गया था एक बार कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां से हुई है, ब्रिटेन से शुरू हुई है, ठीक है। इंडस्ट्री लगना शुरू हुई क्योंकि इसी बीच में जो स्टीम इंजन है उसकी खोज हो गई। स्टीम इंजन जो होता है उसको सुधार कर लिया गया, न्यू जो जेम्स वॉट है उसने सुधार किया स्टीम इंजन का, और उसको इस तरह से बनाया कि जो स्टीम इंजन की टेक्नोलॉजी है उससे पावर लूम जो होता है ना आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वहां पर उसको यूज किया जाता है। अब जैसे ही ये चीज स्टार्ट हुई तो बहुत बड़ी तादाद में कपड़े का उत्पादन होना शुरू हो गया। इससे पहले कैसे होता था, हैंडलूम के माध्यम से, हाथों से कपड़ा बनाया जाता था, जिसमें इंडिया एक्सपर्ट था। लेकिन जैसे ही ब्रिटेन ने ये चीज स्टार्ट की तो इनके पास ये टेक्नोलॉजी आई, इन्होंने क्या किया, जितना भी रॉ मटेरियल है वो इंडिया से या बाकी कंट्री से लिया और खुद बनाना शुरू किया इस चीज को। और अब मशीन है, अब ऑब्वियसली बात है ज्यादा बनाएगी, तो बहुत सारा प्रोडक्शन करना शुरू किया। ये है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। अब औद्योगिक क्रांति से ही निकल के आता है पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है, अब ये समझिए। कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि जब प्रॉफिट जो होगा वो किसी एक व्यक्ति के पास होगा, ठीक है, जो मालिक होगा उसके पास ही प्रॉफिट है। अब पूंजीवाद या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ कि एक व्यक्ति ही रिस्क लेता है, मतलब फैक्ट्री लगाता है, अपना पैसा खर्चा करता है, रिस्क लेता है, और कुछ एम्प्लॉयज रखता है, उनको तनख्वाह देता है, और लेकिन जो भी प्रॉफिट आता है सारा उसके पास चला जाता है। इसे ये है मतलब पूंजीवाद का, कि जो रिस्क लगाएगा उसी को प्रॉफिट सबसे ज्यादा मिलेगा। अब शुरू में तो पूंजीवाद चला, बढ़िया चला, नई जॉब्स आई, बहुत सारे किसान जो ज्यादा अच्छी खेती नहीं कर पा रहे थे वो सब कन्वर्ट हुए लेबर के रूप में, मजदूर बने, इंडस्ट्रियल लेबर बने, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो मजदूर बने ये बहुत ही गंदी जगह में रहते थे, क्योंकि ज्यादा सैलरी नहीं थी, 12-12, 15-15 घंटे काम करना पड़ता था, हेल्थ को लेकर कुछ नहीं था, कोई इंश्योरेंस नहीं था, कुछ इंटरटेनमेंट नहीं था लाइफ में। और धीरे धीरे पूंजीवाद का दुष्प्रभाव स्टार्ट हो गया दिखना, कि लोग जो है गरीब है वो बहुत गरीब हो रहा था, अमीर है वो ज्यादा अमीर हो रहा था। यही से फिर एक रास्ता खोजा गया कि भाई पूंजीवाद तो कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नया रास्ता देखना चाहिए, कुछ नई चीज बनानी चाहिए। तब क्या करेंगे, तब आया समाजवाद, सोशलिज्म, ठीक है। पूंजीवाद के काउंटर में आया समाजवाद आया। इसमें कहा कि ऐसा है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। ये लाइन याद रखिएगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। जितना भी एक देश के पास संसाधन है, चाहे वो मिनरल्स के रूप में हो, चाहे जो भी हो, है ना, उस पर पूरे देश के लोगों का अधिकार है। तो सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि जो भी पैसा आ रहा है वो सभी लोगों में बढ़ जाए। समाजवाद का मतलब ये होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे देश के मान लीजिए उड़ीसा से कोयला निकलता है, तो कोयला जो है उससे जो पैसा कमाएंगे, सरकार सुनिश्चित करेगी इसका फायदा सभी लोगों को हो जाए। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, ये समाजवाद का रहता है। या इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट, और अच्छी डेफिनेशन दूं मैं आपको, कि सबको बराबरी का मौका लगे कि वो अपने आप को डेवलप कर सके। सबको डेवलप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं वो अलग बात है, कम से कम सबको मौका तो लगे कि वो डेवलपमेंट कर सके, एक गरीब व्यक्ति भी डेवलप कर सके।
इसीलिए ऐसी ऐसी स्कीम्स बनाई जाती हैं। अगर भाई इंडिया एक समाजवादी कंट्री है, हमारे संविधान में लिखा हुआ है, और ये हमारी पॉलिसीज में भी दिखता है। अगर आप देखो कितने गरीब लोगों को योजनाएं मिलती हैं, क्यों मिलती है ऐसी योजनाएं, जहाँ पे खाना फ्री है, या उनको कई तरह की और भी जो गरीब लोग हैं उनको दिया जाता है कि वो अपना डेवलपमेंट कर सके। समाजवाद का मेन फंडा ये है कि वो अपने को डेवलप कर सके। तो एक तो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, और दूसरा अपने आप को वो डेवलप कर सके। ठीक है, तो ये समाजवाद है। अब उसके भी कुछ प्लस माइनस हुए, वो मैंने उस वीडियो में बताया था, आप उसको देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि समाजवाद की क्या समस्या आई। यहीं से कम्युनिज्म, साम्यवाद आया, यहीं से आगे निकलकर इंडिया 1947 में आता है। तो इंडिया एक नई इकोनॉमिक जो अपनी स्ट्रेटजी अपनाता है, वो क्या है, मिक्स इकोनॉमी। बेस्ट इकोनॉमी। ठीक है, सवाल आता है पीसीएस में। यार मैं ये तो कहता हूँ आप लोगों को, वीडियो देखो, मैं सारे क्वेश्चन रटा दूंगा ऐसे ही, मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन रटा दूंगा मैं आपको पीसीएस में जो आते हैं। मेरे टिप्स में याद है मुझे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं पीसीएस मेरी में, लेकिन आप लोग वीडियो देखते ही नहीं हो तो क्या क्या पढ़ पाओगे। मैंने वहां लाइन से बताया हुआ कि इस टॉपिक से 8-10 चीजें पूछी जाती है, और सब मैंने बता दिया था मैंने इसके अंदर कि ये जो यहाँ पूछेगा सवाल, ये पूछेगा, ये पूछेगा, ये पूछेगा। अब मिक्स इकोनॉमी है, आता है कि नहीं आता सवाल। आपने देखा होगा, अगर अपने कभी क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो पूछा था कि इंडिया कौन सी इकोनॉमी इस्तेमाल करते है, मिक्स इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका मतलब क्या है, अगला सवाल ये पूछेगा, इसका मतलब क्या है, क्या मतलब है इसका। सर इसका मतलब वही था कि प्राइवेट फर्म्स को आजादी है काम करने की, पर नहीं, कुछ ऐसे प्राइवेट और सेक्टर्स हैं पब्लिक जिसपे दोनों सरकार दोनों तरह की, बिल्कुल जिसपे सरकार दोनों अपना कंट्रोल नहीं, रखती है, नहीं, जैसे प्राइवेट और डिफेंस पब्लिक हुआ। दोनों तरह की, प्राइवेट और प्राइवेट और पब्लिक पब्लिक दोनों दोनों करेगा। तरह की। प्राइवेट और पब्लिक जी। दोनों ही इंडस्ट्रीज काम करती हैं हिंदुस्तान में। आपके पास प्राइवेट कंपनियां भी हैं और आपके पास पब्लिक कंपनियां कौन कौन सी हैं, एनटीपीसी, ओएनजीसी, है ना, ये सब कंपनियां क्या है, पब्लिक कंपनियां हैं। ठीक है, और प्राइवेट कंपनी क्या है, जो बाकी कंपनी रिलायंस है वगैरह है। तो जहां पर प्राइवेट कंपनीज हमें ग्रोथ देती हैं, ग्रोथ, ठीक है, वहीं पर पब्लिक कंपनीज जो होती हैं वो ये सुनिश्चित करती है कि गैप ज्यादा ना हो जाए, कम से कम उस मैटर में तो सब बराबर से डिस्ट्रीब्यूशन रहे। ऐसा ना हो कि रिच बहुत रिच हो जाए, गरीब बहुत गरीब हो जाए। ठीक है ना, तो ये सब आप एग्जाम्स में आए हुए सवाल हैं, इसको देखिएगा। तो समझ में आ गया, सोशलिज्म समझ में आ गया आपको, हाँ समाजवादी जी सर। समझ में आ गया? समाजवादी मतलब समाजवादी पार्टी नहीं है। अब इसीलिए समाजवादी इतना इंपॉर्टेंट शब्द है ये, इसकी अपनी हिस्ट्री है इस चीज की, बहुत बहुत अच्छा शब्द है। इसको किसी पॉलिटिकल पार्टी से अटैच मत देखिएगा, पॉलिटिकल पार्टीज ने इनको बर्बाद कर दिया इस कॉन्सेप्ट को। नहीं तो ये अपने आप में बहुत बड़े इनोवेशंस हैं ये। ठीक है, चलिए अब नया अगला इनोवेशन वो है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्ष, इसका मतलब क्या है। सर पंथ निरपेक्ष का मतलब ये है कि हमारा राष्ट्र है, उसका अपना कोई धर्म नहीं है, और जो ठीक है, जनता है उसके धर्म है, वो अपने धर्म को अपनाने के लिए आजादी है, और बिना दूसरे धर्म को कोई आहत पहुंचाए हुए या उनके बारे में ठीक है। गलत कमिट करे हुए आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं बिना किसी दूसरे धर्म के बारे में एक बुरा ही बोले नहीं, हुए। एक ही लाइन है उसकी, पहली लाइन जो आपने बोली सही बोली कि भाई जो स्टेट, इंडिया का राष्ट्र का स्टेट, कोई धर्म नहीं उसका कोई धर्म नहीं है। ठीक है, धर्म जो है वो इंडिविजुअल मैटर है, आप अपना जो करना चाहो। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे खत्म नहीं होता, मैं से एक स्टेप आगे जाकर हूँ। पहला तो मैंने, अगर आप ट्रांसलेशन देखोगे प्रियम्बल का, इंग्लिश में लिखा हुआ है सेकुलरिज्म, हिंदी में लिखा हुआ है पंथ निरपेक्ष। तो भैया ये जी, पंथ निरपेक्ष को लिखा हुआ है, धर्म निरपेक्ष को नहीं लिखा हुआ है। एक्चुअली सर इंडिया के संदर्भ में बात करें तो जो सेकुलरिज्म है वो थोड़ा रिलीजन से जोड़ दिया जाता है, जबकि हमारे यहाँ जो है ये मतलब कर्तव्य से भी देखा जाता है कि आपका क्या काम है। तो अब कई तरह के यहाँ पे सबके आइडियोलॉजी है अलग अलग, तो इसलिए पंथ को लिया गया है, ना कि धर्म निरपेक्ष लिया गया है, बल्कि पंथ निरपेक्ष लिया गया है। ठीक है, देखिए इसका, हाँ सही बोला आपने। देखिए हमारे देश में जो हमारे इंडियन फिलॉसफी रही है, ठीक है, समझिएगा इस बात को, और ये लाइन याद रखिएगा क्योंकि 2018 में ये सवाल सेकुलरिज्म का सवाल पूछा गया, मेंस में पूछा गया हुआ है। तो ये लाइन याद रखिएगा कि इंडियन फिलॉसफी में, इंडियन दर्शन शास्त्र में जो धर्म का मतलब है, उसका मतलब है कर्म, ड्यूटी। ठीक है, जैसे कि एक स्टूडेंट का धर्म क्या है, एक स्टूडेंट की कर्तव्य क्या है, वो है पढ़ना। एक टीचर का धर्म क्या है, वो है पढ़ाना। ठीक है, माता पिता का धर्म क्या है, बच्चों का पालन पोषण करना। तो अगर हमारे इंडियन फिलॉसफी से देखा जाए तो धर्म का मतलब कर्म होता है, ड्यूटी होती है। लेकिन जब अंग्रेज आए तो इस चीज को वो समझ नहीं पाए। ठीक है, उस समय तक काफी कुछ बदलाव हमारे सोसाइटी में हो चुके थे। तो इन्होंने क्या किया, जो वेस्टर्न फिलॉसफी में रिलीजन शब्द था, रिलीजन, उसको अटैच करते धर्म से, जो कि सही नहीं है अगर हम अपने इंडियन फिलॉसफी में बात करते हैं। तो
तो रिलीजन का ट्रांसलेशन हुआ धर्म, जो अंग्रेजों ने किया है, ठीक है, गलत किया लेकिन अभी किया है। लेकिन जब हम संविधान बनाने की आए तो हमने सही वर्ड इस्तेमाल किया, पंथ निरपेक्ष, ठीक है। अब हम कॉमन टर्म में बोलचाल में धर्म निरपेक्ष शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सही शब्द है पंथ निरपेक्ष। पंथ का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर, मतलब जो कुछ लोग एक पर्टिकुलर पूजा पद्धति को फॉलो करते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर पूजा पद्धति को फॉलो करते हैं, उनके अपने इष्ट देवता या कुछ भी मानते हो, जिसको भी मानते हो, जिस तरह से मानते हो, जिस तरह से भी वो उसको पूजा। अब क्योंकि आप अगर आप हमारे देश के जितने भी धर्म देखोगे, सबके अंदर वो अलग अलग सेक्शन वाइज पंथ बने हुए हैं। हिंदुइज्म की बात करते हैं तो हिंदू में भी अलग अलग तरह से पूजा पद्धति करने वाले हैं लोग हैं, साउथ के लोग अलग हैं, नॉर्थ के अलग लोग हैं, अलग अलग तरह से करते हैं। इस्लाम में भी अलग अलग तरह से बात लोग करते हैं, ठीक है, कोई मजार जाता है, कोई मजार नहीं जाता है, कोई दरगाह जाता है, कोई दरगाह नहीं जाता है, ठीक है ना। हिंदू में भी कुछ मूर्ति पूजा करते हैं, कुछ बिना मूर्ति की पूजा करते हैं, निरंकारी होते हैं। तो किसी भी कॉन्सेप्ट, किसी पंथ के पूजा पद्धति को फॉलो करना, एक पंथ को फॉलो करना, उसकी पूजा पद्धति को फॉलो करना, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ पूजा पद्धति आप कौन सी फॉलो करते हो, उसे कहते हैं सेकुलरिज्म, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्ष कॉमन बोलचाल की भाषा में होगा, लेकिन सही शब्द है पंथ निरपेक्ष, जिसका इंग्लिश में मतलब है सेकुलरिज्म। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया ना? अब अगला सवाल इसी के आगे बढ़ के आता है कि एक और कंट्री है, वो है फ्रांस, वहां पर भी सेकुलरिज्म है। पीसीएस मेंस में सवाल आया था कि सेकुलरिज्म जो है फ्रांस का, सवाल ये बल्कि ये था कि फ्रांस किस तरह से हिंदुस्तान से सेकुलरिज्म का महत्व सीख सकता है। अब आप मुझे बताओ क्या है, लगभग सवाल इसी तरह का था ये। सर एक्चुअली फ्रांस में जो हाँ। सेकुलरिज्म है, तो हाँ। वहां पे इसका मतलब ये है कि आपका जो धर्म है, आप वो देश से उसका चलाने से कोई मतलब नहीं है, वहाँ वो किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करता है, निगेटिव सेकुलरिज्म है। जबकि इंडिया में क्या है, इंडिया में हर आदमी को अपने धर्म को निभाने की आजादी है और बिना किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाए, तो ये एक पॉजिटिव है। हम फ्रांस हम लोगों से पॉजिटिव सेकुलरिज्म सीख सकता है कि कैसे बिना शासन को डिस्टर्ब किए हुए लोगों को उनकी पूजा पद्धति फॉलो करने की आजादी दी जा सकती है। और कोई कहना चाहेगा कुछ, किसी को कहना है फ्रांस के बारे में? सर वो मतलब नेगेटिव सेकुलरिज्म का एग्जांपल है सर। देखिए फ्रांस नेगेटिव सेकुलरिज्म है, इंडिया पॉजिटिव सेकुलरिज्म है। अब इसका मतलब क्या है समझते पहले। नेगेटिव सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? फ्रांस बोलता है कि उसके वो सभी धर्मों से बराबर दूरी बना के रखेगा। यह है नेगेटिव सेकुलरिज्म, सभी धर्मों से बराबर दूरी बना के रखेगा। यानी कि अगर उसकी सरकारी बिल्डिंग है तो वहां पर आप कोई भी धार्मिक चिन्ह पहन के नहीं आ सकते, ना क्रॉस पहन के आ सकते हो, ना बुर्का पहन के आ सकते हो, ना कृपाण रख सकते हो। कभी आपने सुना होगा कि कुछ सिख स्टूडेंट जो हैं वो कृपाण, जो तलवार रखते हैं, वो पहन के जाने की कोशिश की तो उनको मना कर दिया। कुछ मुस्लिम लड़कियां जो बुर्का पहन के जाने की कोशिश की, उन्होंने उनको मना कर दिया। तो फ्रांस ये बोलता है कि हम जो सेकुलरिज्म फॉलो करते हैं उसमें सभी धर्मों से बराबर दूरी बना के रखेंगे, स्टेट और रिलीजन दोनों अलग अलग होंगे। अब इसके पीछे फ्रांस की क्रांति जो है उसका बड़ा रोल है। फ्रांस में उस समय क्या सिचुएशन रही है, क्योंकि जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एनलाइटमेंट एरा आएगा, रिनेसे आएगा, फ्रांस में क्या दुर्गति मचाई चर्च ने, उसका भी आएगा। तो आज फ्रांस जिस तरह है उसके पीछे आज से 500,000 साल पुराना इतिहास भी है। क्योंकि मैंने देखो अभी बात मैंने इतना कुछ बताया उसके अंदर कि 2 AD से लेकर 1480 तक, AD तक, यानी दूसरी शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक जो एरा है ना यूरोप का, उसे कहते हैं डार्क एज। डार्क एज है, क्यों डार्क एज है? क्योंकि इस टाइम पर यूरोप में कोई भी तरक्की नहीं हुई, कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाया, पूरा कंट्रोल चर्च के हाथ में है। चर्च ने कहा सीधे खड़े हो, सीधे खड़े हो गए, कहा बैठ जाओ तो बैठ जाओ, ठीक है। यूरोप जो आज दिखता है बिल्कुल उसका अपोजिट टाइम रहा है 14th सेंचुरी तक की। उसके बाद धीरे धीरे करके फिलोसफर्स आए, अलग अलग फिलोसफर्स आए, कुछ उन्होंने बातें बोली, धीरे धीरे साइंटिफिक टेक्नोलॉजी हुई, डेवलपमेंट हुआ, जैसे कि कंपास बना, जैसे कि आप जो डायरेक्शंस देखने वाला होता है ना कंपास, उस कंपास की खोज हुई। शिप बिल्डिंग, यानी कि जो नाव, बड़ी बड़ी नाव बनी जैसे कि लंबे दूर तक हम सफर कर सकते हैं। इन सब ने मिलकर धीरे धीरे चीजें सुधारी और लोगों के सोचने का उन्हें बदलाव लाया, ठीक है। इसीलिए जब फ्रांस की क्रांति आती है तो उसके पीछे ये बहुत बड़ा रोल रहा है कि जो चर्च वर्च ने जो हंगामा किया था, जो बहुत अत्याचार किए थे, उस सबको कॉम्पनसेट करते हुए उन्हें फ्रांस क्रांति को कहा कि नहीं, धर्म का काम अलग है और स्टेट का काम अलग है। इसलिए फ्रांस जो है नेगेटिव सेकुलरिज्म की बात करता है। लेकिन अगर इंडिया की बात करते हैं
तो इंडिया का इतिहास ऐसा नहीं रहा है। इंडिया में कभी भी ऐसा वक्त नहीं आया है जहां पर इतना ज्यादा किसी ने हंगामा किया हो, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सब आते जाओ आते जाओ आते जाओ वाली बात रही है, ठीक है। शुरू से ही जब जब वैदिक काल से आए, उसके बाद बुद्धिज्म आया, जैनिज्म आया, फिर क्रिश्चियनिटी आई, इस्लाम आया, ठीक है। तो इन सब ने मिलकर, सभी धर्मों ने आके इंडिया के अंदर धीरे धीरे करके चीजें ऐड की। तो इंडिया क्या करता है, इंडिया सबको बराबरी से सपोर्ट करता है। इसीलिए यहां पर दिवाली की छुट्टी भी है, ईद की छुट्टी भी है, क्रिसमस की छुट्टी भी है, तो हम बराबर से बढ़ावा देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। फ्रांस क्या करता है, बराबरी से सबसे दूरी बना के रखता है, तो वो नेगेटिव सेक्युलरिज्म हो गया। क्लियर हो गया ये क्लियर हो गया ना आपको? हेलो, यस सर, हाँ जी यस सर, सर, क्लियर हो गया, ठीक है ना, क्लियर हो गया ना। चलिए अगला शब्द आता है डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र। क्या मतलब है इसका? सर जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी हाँ, गई सरकार। जनमत संग्रह द्वारा चुनी हुई सरकार। ठीक है, हम लोग बेसिकली अच्छा, ये सवाल है कि हम लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी है कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है? सर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है हम लोग। पक्का? हाँ सर, सर, indirect। प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट है, पर प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्ट है सर। डायरेक्ट हम लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी की इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बताइए, सीधी बताइए। सर डायरेक्ट। सर इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे है? सर, क्योंकि सर हम अपने जो मुखिया को सर डायरेक्ट नहीं चुनते सर, वो हमारा एक जो टोटल होते हैं, टोटल जो एमपी है, जो उनका हम अपना रिप्रेजेंटेटिव सांसद जो चुने जाते हैं, हम प्रतिनिधि चुनते हैं, हाँ। रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि चुनते हैं केवल। ठीक है ना, हाँ, हम प्रतिनिधि चुनते हैं। अच्छा, अब मुझे एग्जांपल दीजिए। प्रतिनिधि। अच्छा सुनिए, एग्जांपल दीजिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एग्जांपल दीजिए। ये सवाल पूछे गए हैं, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी। सर अमेरिका डायरेक्ट डेमोक्रेसी। सर यूएसए, अमेरिका, सर। यूएसए है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल। चलिए एक और कंट्री बड़ा अच्छा एग्जांपल उसका है, वो है स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड सर। अब जैसे स्विट्जरलैंड क्या है, छोटा कंट्री है। वहां पे क्या होता है, जैसे मान लो कि किसी संविधान में बदलाव करना है, ठीक है। अब बदलाव करना है तो होता क्या है कि अगर 50,000 लोग कोई पेटिशन पे साइन कर दे कि भैया ये कानून बदलना चाहिए, तो कानून बदल जाता है फिर वो। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इंडिया इसलिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है। छोटे छोटे कानून बनाने के लिए हम इतने बड़े कंट्रीज में चुनाव नहीं करा पाएंगे हम लोग, ठीक है ना। जो जहां बड़ा कंट्री होता है वहां पर जो रिप्रेजेंटेटिव है, 10 लाख के ऊपर एक रिप्रेजेंटेटिव है, वही जाता है, ठीक है। चलिए एक कॉन्सेप्ट और आता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसका मतलब क्या होता है? कहते हैं भैया सर जो प्रेसिडेंट, सर प्रेसिडेंट का जब चुनाव होता है, हेलो, नहीं गलत, सर जब गलत, प्रेसिडेंट, शुरू में गलत हो गया। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या है? सर प्रेसिडेंट के इलेक्शन, प्रेसिडेंट का मतलब ही नहीं है यार। मुझे कहता ये वीडियो ना देखने के दुष्प्रभाव है भैया। ऐसे थोड़ी पीसेस बन जाओगे कि सोचो शॉर्टकट में बन जाओ। मतलब 1 घंटे का वीडियो भी नहीं सुनना मेरा, बताओ, हद है यार, है ना। चलिए देखिए, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है जो खंबा क्रॉस कर दे। अब इसका मतलब क्या है, खंबा क्रॉस कर दे मतलब पोस्ट क्रॉस कर दे। हमारे देश में चुनाव होते हैं। मतलब सर, हाँ बताइए। जो सबसे अधिक सर जिसको वोट मिलते हैं सर, उसको सर, बस वही है ना भाई। जैसे कि चुनाव हुआ तो जो सबसे ज्यादा वोट ले जाएगा वो जीता हुआ माना जाएगा, ठीक है। यहां पर जरूरी नहीं है कि जीतने वाला बंदा जो है वो 50% से ज्यादा लेकर आए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे चुनाव होते हैं और किसी व्यक्ति को 20% वोट मिल गए, ठीक है, और बाकी सबको 5-5, 10-10, 5% वोट मिला, लेकिन जीतने वाले को 20% मिल गए, तो जीत गया, ठीक है। अब ये अलग बात है कि 20% उसको जिताने वाले थे और 80% उसको हराने वाले थे, लेकिन चुनाव ऐसा हो गया। तो 50% की कंपल्सन नहीं है, जो ज्यादा वोट नहीं आए, जो रेस में दौड़े और जीत जाए, खंबा क्रॉस कर ले, बस वही है। फर्स्ट इंडिया फॉलो करता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। चलिए अच्छा, अब आखिरी वर्ड आता है रिपब्लिक, गणतंत्र। इसका मतलब क्या होता है? सर गणतंत्र का मतलब हुआ कि यहाँ पे जैसे जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है, तो वो मतलब उसकी वंश के ऊपर डिपेंड नहीं, वंशानुगत नहीं होगी, बल्कि एक प्रोसेस के तहत आदमी यहाँ पे शासन के जो सर्वोच्च पद है उस पे प्रोसेस के तहत पहुंचेगा। अगर उसका पिता प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है तो वो नहीं नहीं, इसके एक शब्द सुनिए इसका, हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट, मोनार्की सर, ठीक है ना। जो सबसे हमारा कौन है हेड ऑफ स्टेट? है राष्ट्रपति है हेड ऑफ स्टेट, ठीक है। तो वो जो पद होगा वो हेरिडिटरी नहीं होगा, वंशानुगत नहीं होगा, ये लाइन इसकी है, ठीक है। राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति बन सकता है प्रॉपर
चुनाव लड़के प्रॉपर प्रोसेस से, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो राष्ट्रपति का बेटा है राष्ट्रपति नहीं बना कहलाया जाएगा। इसे कहते हैं हम लोग गणतंत्र। अब यहां से सवाल एक और आता है, ऐसा कोई एग्जाम्पल दीजिए जिसमें कोई कंट्री डेमोक्रेटिक तो है बट रिपब्लिक नहीं है। सर हम लंदन, यूके। यूके ठीक है, वो डेमोक्रेटिक तो है, वहां चुनाव तो होते हैं, लोग वोट डालते हैं, लेकिन वहां पर महारानी ही है हेड ऑफ द स्टेट, एक परिवार हेड ऑफ द स्टेट है, वहां राष्ट्रपति नहीं होता है। ठीक है, अमेरिका गणतंत्र है, ठीक है, वहां पर राष्ट्रपति जो होता है वो उसके चुनाव होते हैं उसके। ठीक है, जी सर। ठीक है, क्लियर हो गया ना ये सब, ये पूरा। चलिए, तो ये पूरे 5 ये जो थे इसको हमने ढंग से समझा दिया, आपको रिवाइज करा दिया है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब कल इसका हम आगे वाला इसको हम लेकर थोड़ा सा जो आगे के जो पैराग्राफ है उसको, तो आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं जिससे कि आप अच्छे तरीके से आंसर दे सको आप। ठीक है, बाकी कोई समस्या हो तो बता दीजिए, कोई दिक्कत हो इन टॉपिक्स में। सर ये और क्लासेस जो चल रही थी वो सर वो टेलीग्राम पे नहीं चल रही हैं क्या? टेलीग्राम नहीं, मेरे वेबसाइट पे आइए यार आप। सर हम लोग वेबसाइट पे ऑनलाइन सर- क्लास कैसे ज्वाइन कर सकते हैं जब आप लाइव ले रहे हैं उस वक्त? लाइव लेते ही नहीं हम तो, लाइव नहीं होगा, लाइव नहीं है। तो सर वो स्टूडेंट से सर बात तो करते हैं आप पढ़ाते टाइम? तो अरे वो स्टूडेंट बैठे होते हैं एक दो, ठीक है, एक दो स्टूडेंट हैं वो बैठते हैं वहां पे। ठीक है, चलिए आप बाकी अभी क्लास की बताइए। अभी सब वेबसाइट पे अभी बाकी मुझे कॉल कर लीजिएगा। कोई लॉगिन की दिक्कत आ रही है तो वेबसाइट पे जाइए, pcsguruji.com पे जाइए, वहां पर लॉगिन बना के वीडियो देखिए आप। ठीक है, चलिए ठीक है सर, ठीक। ओके, थैंक यू।